बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो वो है फिज़िकल ऑप्टिक्स के मतलब आज हम जो स्टार्ट लेते हैं ना तो वो एक न्यू सब्जेक्ट के साथ न्यू टॉपिक के साथ के मतलब हम फिज़िक्स वाला जो पोर्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये बात कह दिया कि मैं आप लोगों के साथ फिज़िक्स के लेक्चर भी जो है वो भी मैं शेयर करूँगा, ठीक। तो मतलब आज हम स्टार्ट लेंगे फिज़िकल ऑप्टिक्स से कि मतलब फिज़िकल ऑप्टिक्स है क्या, और इसका जो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो नेचर ऑफ लाइट है। तो मतलब यहाँ पर हम डिफरेंस थ्योरी जो है नेचर ऑफ लाइट के बारे में तो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो रजिस्टर्स और बॉल पेन जो है वो निकाले और अपने नोट्स जो है वो भी बनाए हमारे साथ, ठीक है। तो फिज़िकल ऑप्टिक्स बहुत ही सैंपल वाला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स, सबसे पहले तो ये बात नोट कर ले कि ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स, फिर इसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स की बात हो जाएगी। तो फिजिकल ऑप्टिक्स है भाई कि मतलब जब हम स्टडी करते हैं ना लाइट के बारे में, द स्टडी ऑफ लाइट, जब हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। जब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं या करेक्टर्स या प्रॉपर्टीज या नेचर ऑफ लाइट, ये सारे की सारी चीज़ें जो है जो हम डिस्कस करें तो फिर उसको क्या कहते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। कि मतलब द प्रॉपर्टीज, अच्छा ये जो है ये फिजिकल ऑप्टिक्स ये एक ब्रांच है किस चीज़ का, फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स ब्रांच। तो मतलब कि द प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, जब हम ये डिस्कस करते हैं तो एट स्टडी, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, एज कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। अच्छा अब लाइट के जो है लाइट के प्रॉपर्टीज क्या है कि मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये प्रॉपर्टीज या नेचर ऑफ लाइट हम डिस्कस करते हैं तो ये क्या है, ये सारे के सारे फिजिकल ऑप्टिक्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक बात है वो नेचर ऑफ लाइट है कि मतलब नेचर जो है लाइट का नेचर क्या है, वेव्स है या कुछ और चीज़ है, पार्टिकल्स है। तो नेचर ऑफ लाइट्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो है वो पेश की गई। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट जो है वो सबसे पहले बहुत सारे कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम जो थे, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थे साइंटिस्ट के लिए कि मतलब नेचर ऑफ लाइट क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने एक लॉ थ्योरी जो था वो पेश किया, न्यूटन वेव थ्योरी। तो न्यूटन ने जो थ्योरी पेश किया था तो वो 1678 में, 1675 में सॉरी, न्यूटन वेव थ्योरी। ये एक शरीफ बंदा था जिसका नाम था न्यूटन, जो सारे के सारे लोग जानते हैं ये शरीफ बंदा। 1675 में इसने ये बात कह दी था। अच्छा इसका स्टेटमेंट क्या था इस बंदे का कि लाइट जो है वो कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल, लाइट जो है वो कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल। और इस पार्टिकल्स को इसने नाम दिया क्या चीज, कार्पस्कुलर, which are called कार्पस्कुलर। कार्पसल या कार्पस्कुलर्स, कार्पस्कुलर्स है क्या कि मतलब डिफरेंट साइज और शेप वाले वेव्स जो है इसको उसने नाम दिया क्या चीज, कार्पस्कुलर्स।
कि मतलब ये जो कार्पस्कुलर है इसका साइज जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट साइज एंड शेप। और इसके साथ साथ इसने ये भी बताया कि मतलब ये जो है ये इलास्टिक है, इलास्टिक, रिजिड है और मासलेस है, मासलेस। लाइट जो है वो अगर मासलेस है कि नहीं, लेकिन उस बंदी का अपना एक थ्योरी था, अपना एक माइंड सेटअप था, जो इस बंदे ने कहा था कि लाइट जो है वो कंसिस्ट ऑफ कार्पस्कुलर है, वो कार्पस्कुलर क्या है, वो मासलेस है। ये इस बंदी का माइंड सेटअप था। अच्छा, इसने ये कहा था कि ये जो है कार्पस्कुलर ये ट्रेवल करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, कार्पस्कुलर ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इसने ये भी कहा कि मतलब ये लाइट जो है ये कार्पस्कुलर जब ये जाते हैं तो मतलब इसका जो स्पीड है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होता है, डिफरेंट स्पीड व डिफरेंट मीडियम, कि मतलब डिफरेंट मीडियम में इसका स्पीड जो है वो डिफरेंट होता है, वह डिफरेंट मीडियम। कि मतलब जब लाइट जाते हैं ये कार्पस्कुलर जाते हैं डेंसर में तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, किस चीज़ से, रेयर मीडियम से। जब वाटर में जाते हैं तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा एयर से, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो होते हैं उसका स्पीड भी मुख्तलिफ होता है, कि मतलब डिफरेंट कलर जो होते हैं इसका स्पीड भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स, कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड। ये इस बंदे का माइंड सेटअप और वेव थ्योरी था, डिफरेंट स्पीड। जिस तरह हमारे पास है वेब गियर, वेब कि मतलब यहाँ पर जो रेड है इसका अपना एक स्पीड होगा, यहाँ पर ब्लू जो है इसका एक अलग स्पीड होगा, जो मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक। तो ये इस बंदे का कंसेप्ट था, लेकिन इसने एक्सप्लेन नहीं किया, वो फेल हो गया। अबाउट द रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी की सारी चीज़ें इस बंदे ने एक्सप्लेन नहीं की, सिर्फ उस कुछ फिनोमेना थे जो इसकी जो वेव थ्योरी थी उससे क्रिएट हो गई। तो वो फिनोमेना क्या थे, ठीक। अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप इस नोट से लेते हैं, ठीक है। कि मतलब नोट्स जो है वो भी आप लोगों के साथ। अच्छा, तो दो फिनोमेना जो थे जो न्यूटन वेव थ्योरी से क्रिएट हो गए, एक था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्रिएट हो गया किस चीज़ से, न्यूटन वेव थ्योरी से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जब लाइट जो है वो फेस करते हैं, व्हेन लाइट जब ये फॉल डाउन हो जाए, व्हेन लाइट इज फॉल डाउन ऑन मेटल सरफेस, जब मेटल का सरफेस जो होता है इस पर जब लाइट फॉल जाते हैं, मतलब इस पे लाइट आ जाती है या इसको स्ट्राइक करते हैं, व्हेन लाइट फॉल डाउन ऑन मेटल सरफेस, तो उस मेटल सरफेस पे क्या होता है, तो मेटल तो वो होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब लाइट इस पे लग जाते हैं ना मेटल सरफेस पे, तो वो क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं, मतलब वो रिमूव हो जाते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिशन करते हैं। ये एमिशन करते हैं किस चीज़ की वजह से, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये एक एमसीक्यूज के लिहाज से या बेसिक कंसेप्ट के लिहाज से भी याद रखना कि मतलब जब लाइट जो है वो मेटल सरफेस पे लग जाते हैं तो किस वजह से वो एमिशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब एमिशन करते हैं तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है।
और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? एमिशन वाले इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनामिना को हम क्या कहते हैं? दिस फिनामिना इज कॉल्ड, इस फिनामिना को हम कहते हैं क्या चीज? फिनामिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, और यहाँ पर बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है एक मेटल सरफेस पे। जब यहाँ पर ये सन्स के लाइट्स आ जाते हैं यहाँ से जैसे भी ये आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ये एमिशन करते हैं। तो इस एमिशन वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनामिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनामिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, दूसरा फिनामिना क्या था? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, बहुत बढ़िया बात। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? जब डायरेक्टली लाइट्स लग जाते हैं, व्हेन लाइट स्ट्राइक, जब डायरेक्टली लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे लग जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो एक मूवमेंट करता है। सो इलेक्ट्रॉन will scatter with less frequency, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखते हैं, जब सन जो है मिसाल के तौर पर डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन पे लग जाते हैं, इसके लाइट जो है वो फेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं और वो एक वेव्स की शक्ल में इस तरह की फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। ठीक, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा, तो दो फिनोमेना हमने डिस्कस किया, तो दो फिनोमेना, इसमें कंक्लूजन क्या है? न्यूटन वेव थ्योरी का कंसेप्ट क्या है? कंक्लूजन, देख ले यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बात है कि मतलब जब लाइट फेस हो जाते हैं मेटल सरफेस पे, तो वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिशन करते, जब वो एमिशन करते तो वो एमिशन इस तरह जाते हैं ना, तो वो क्या, वो एक पार्टिकल के शक्ल जो है वो इख्तियार करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट में जब लाइट जो है डायरेक्टली फेस हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाली इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होते हैं, तो लेस फ्रिक्वेंसी के साथ वो जाते हैं। तो यहाँ पर लाइट जो है वो क्या, किस शक्ल में जाते हैं? वेव शक्ल में, और यहाँ पर पार्टिकल के शक्ल में। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है, इसमें लाइट जो है बिहेवियर करते हैं किस चीज का? वेव्स का। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो बिहेवियर करते हैं एक पार्टिकल्स का। तो कंक्लूजन में हम ये लिखते हैं कि लाइट एज डुअल नेचर, वो डुअल नेचर है। समटाइम्स वो बिहेवियर करते हैं किस चीज का? बिहेव एज अ पार्टिकल, वो पार्टिकल वाला बिहेवियर करते हैं। और वो किस प्रोसेस में करते हैं? वो फिनोमेना क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मतलब जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो फिनोमेना, तो वहां पर वो पार्टिकल वाला बिहेवियर करेगा। ठीक, और वेव वाला बिहेवियर जब करते हैं वेव वाला, तो वो कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन फिनोमेना में वो क्या करेगा? वो वेव वाला बिहेवियर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास अबाउट न्यूटन वेव थ्योरी। अब इसके बाद ये एक और थ्योरी आ गई, किस वजह से कि मतलब न्यूटन साहब ने ये एक्सप्लेन नहीं कर दिया,
उसने एक्सप्लेन नहीं करती है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेसिटिलिनियर ऑफ लाइट। ये प्रोसेस जो है उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसकी वजह से एक और थ्योरी भी आ गई जिसको क्या कहते हैं, हाइगन्स थ्योरी या हाइड्रोजन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी या हाइड्रोजन्स थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी। अच्छा, ये थ्योरी आ गई 1678 में। एक और शरीफ बंदा था जिसका नाम था हाइगन्स। तो ये बंदा कहता है, स्टेटमेंट इसका कुछ इस तरह है कि द नेचर ऑफ लाइट जो है वो वेव है। नेचर ऑफ लाइट एज अ वेव। अच्छा, वेव है तो वो वेव्स किस तरह है, वो मैकेनिकल वेव है। नेचर ऑफ लाइट वेव्स है और फिर वेव्स में वो क्या है, वो मैकेनिकल वेव्स है। तो मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिसके लिए रिक्वायरमेंट होता है किस चीज का, एक मीडियम का, जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। नेचर ऑफ लाइट जो है वो वेव्स है, फिर वेव्स में वो क्या है, वो मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन एराइज होता है कि मतलब अगर मीडियम की जरूरत होती है ना, तो ये सन से लाइट जो है वो किस तरह अर्थ सरफेस पे आ जाती है, कि मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर में तो कोई वैक्यूम है ही नहीं, तो किस तरह। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हाइगन्स पर ये क्वेश्चन जो है वो एराइज किया कि मतलब जब अगर आप ये बात करते हैं तो सन जो है, सन इससे जो लाइट्स आ जाते हैं अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे जो आ जाते हैं लाइट्स, तो यहाँ पर जो है मीडियम्स तो नहीं है, तो किस तरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक और थ्योरी जो है, हाइगन्स ने एक और थ्योरी जो है वो पेश किया जिसको नाम दिया ईथस थ्योरी, ईथस थ्योरी। और इस थ्योरी में वो कहता है कि एटमॉस्फेयर में एक मीडियम होता है जिसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। कि मतलब एटमॉस्फेयर में एक मीडियम होता है, इसका नाम क्या है, ईथर होता है। और वो ईथर जो है वो अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक होते हैं, हाईली इलास्टिक एंड हाईली, वो हाईली इलास्टिक होते हैं, ठीक, जिसके जरिए लाइट जो है वो नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो उसने फाइंड आउट किया, स्पीड ऑफ लाइट, तो इस इक्वेशन से तो वो क्या कहते हैं कि मतलब v इज इक्वल टू अंडर द रूट इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा है, हाई इलास्टिक है, और डेंसिटी जो है बहुत ही कम है। किस चीज़ के लिए, इस मीडियम के लिए। लेकिन बाद में भी ये थ्योरी जो है ये पुश की गई, फिनिश की गई। लेकिन कंक्लूजन क्या था इस बंदे का, कंक्लूजन इस बंदे का था कि वेव्स जो लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव्स है। फिर बाद में एक और बंदा आया जिसका नाम था थॉमसन। तो थॉमस या थॉमस यंग। तो 1801 में इस बंदे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो जब इस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट में एक प्रोसेस हो गया जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, एंड परफॉर्म, और उसने परफॉर्म किया क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस में क्या होते हैं, तो इंटरफेरेंस में तो वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं।
तो जब वहाँ पर इंटरफेरेंस में वेव्स प्रोड्यूस हो गई तो उस बंदे ने भी क्या कहा कि मतलब नेचर ऑफ लाइट जो है वो क्या है, वो वेव्स है। अब इसके बाद एक और बंदा जिसका नाम है मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑलराउंडर, वो नहीं लेकिन वैसे ही मैक्सवेल नाम था इस बंदे का, एक और बंदा था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने जो है उसने ये डिस्क्राइब किया जो नेचर ऑफ लाइट जो है, नेचर ऑफ लाइट वो तो वेव्स है, नेचर ऑफ लाइट जो है वो वेव्स है, लेकिन वेव में परतर जो है नेचर ऑफ लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। उसने एक और बात कह दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होते जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होते। ये इस बंदे ने कह दिया, मैक्सवेल ने ये कहा कि नेचर ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कि मतलब इसके लिए वेव्स की ज़रूरत नहीं होते जो इस तरह की जाते हैं वेव्स की शक्ल में, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ वाली बात है। जब इस तरह जाते हैं तो यहाँ पर एक और बंदा था हर्ट्ज, तो हर्ट्ज ने ये कंफर्म किया, उसने मैक्सवेल की बात जो है वो कंफर्म किया 1887 में, कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है किस वजह से, कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नेचर है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, वो परपेंडिकुलर है। इस तरह की शक्ल में, ठीक। तो यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं मोमेंट की वजह से क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और ये दोनों जो है, ये परपेंडिकुलर है किस चीज के साथ, ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के मतलब जहां से ये क्रिएट हो जाते हैं वहां पर भी ये उसके साथ भी क्या है, यहाँ पर प्रोपेगेशन हो जाते, तो इन दोनों जो है एक दूसरे के साथ भी परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक। तो मैक्सवेल का कंक्लूजन क्या था कि नेचर ऑफ लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कि मतलब इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। तो ये था हमारे पास सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट और लेक्चर था फिजिकल ऑप्टिक्स में, वो नेचर ऑफ लाइट्स के बारे में था, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स और प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे।